पृथ्वी हमारे सौर मंडल का खास और इकलौता ग्रह जिसका कहना है जीवन। जल, थल और आकाश, पृथ्वी के कोने कोने में जीवन थिरक रहा है। कहीं पर गहरे समुद्र हैं तो कहीं पर धूल से भरे रेगिस्तान, तो कहीं पर आकाश को छूती हुई पर्वतमालाएं। बड़ा ही अनोखा है हमारा ये ग्रह, लेकिन जितना अनोखा ये ग्रह है उतनी ही अनोखी वो घटनाएं भी थीं जिनकी बदौलत आज पृथ्वी ने ये रूप धारण किया। अगर हम पृथ्वी के अतीत में झांक कर देखें तो हमें दिखाई देंगी वो घटनाएं जो कि महाप्रलयकारी थी, जिन्होंने पृथ्वी को निर्मित किया। अगर अतीत में वो चमत्कारी घटनाएं ना घटती तो आज ना हमारा सूर्य होता, ना पृथ्वी होती और ना ही जीवन का कोई अस्तित्व होता। पृथ्वी का अतीत रोमांच से भरा हुआ है कि कैसे हमारे इस ग्रह का निर्माण हुआ। वो कौन सी चमत्कारी घटनाएं थीं जिन्होंने पृथ्वी के निर्माण में अपनी अहम भूमिकाएं निभाई। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम तंवर स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज से 460 करोड़ साल पहले, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो वो एक नेबुला की है। नेबुला एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है जो कि गैस, डस्ट और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये कोई आम क्लाउड नहीं बल्कि ये घर है तारों का, जो कि हजारों प्रकाश वर्ष में फैला होता है। आज हमारा ग्रह पृथ्वी, मैं, आप और आपके आसपास दिखाई देने वाली हर एक भौतिक चीज आज से अरबों साल पहले इसी तरह के एक बहुत बड़े बादल में गैस और धूल के रूप में मौजूद थी। आगे चलकर इन गैस और धूल के बादलों से हमारा सूर्य, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, धरती और इस पर थिरकता हुआ जीवन, ये सब बनने वाले हैं। इस क्लाउड में एक अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो इन गैस और धूल के बादलों को हमारी आज की दुनिया में बदल देगी, और उस अदृश्य शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। वही ग्रेविटी जिसकी वजह से सेब धरती पर गिरता है, वही ग्रेविटी जो हमें धरती से बांधे रखती है। इसी ग्रेविटी ने हमारी दुनिया का निर्माण किया। आप ये बोल सकते हो कि अगर ग्रेविटी ना होती तो हमारी दुनिया कभी बनती ही नहीं। ग्रेविटी की वजह से गैस और धूल से बना ये सोलर नेबुला सिकुड़ने लगा और ये प्रोसेस अगले 1 करोड़ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसी दौरान एक अद्भुत घटना घटती है। इस क्लाउड से बहुत दूर मौजूद एक तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है, जिसकी शॉक वेव ने इस क्लाउड में एक हलचल पैदा कर दी। ये क्लाउड उन शॉक वेव्स की वजह से रोटेट करने लगता है। समय के साथ जैसे जैसे ग्रेविटी की वजह से ये क्लाउड सिकुड़ रहा था, वैसे वैसे इस क्लाउड की रोटेशनल स्पीड और तेज होती जा रही थी। तेज रोटेशनल स्पीड की वजह से इस क्लाउड ने एक बहुत बड़ी डिस्क की शेप ले ली। इस डिस्क को प्रोटोप्लानेटरी डिस्क बोला जाता है। ग्रेविटी की वजह से इस डिस्क में मौजूद ज्यादातर मैटर इसके सेंटर की ओर दबता जा रहा था, जिससे इस डिस्क के सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। और करोड़ों सालों के प्रोसेस के बाद इस डिस्क के सेंटर में एक तारे का जन्म होता है जिसे हम सूर्य बोलते हैं। सूर्य के बनने के बाद ये डिस्क अभी भी बहुत तेजी से सूर्य के चारों ओर घूम रही थी। अभी से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी और सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सिर्फ गैस और धूल के रूप में ही चक्कर लगा रहे थे। धीरे धीरे ये धूल के कण आपस में जुड़ने लगे और अगले लाखों सालों तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और ये धूल आपस में जुड़कर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में बदलने लगी। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट्स बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे इनकी ग्रेविटी भी बढ़ती जा रही थी, जिससे ये आकाशीय पिंड और तेजी से डिस्क में मौजूद गैस और धूल को अपने अंदर खींचते जा रहे थे। आप ये बोल सकते हो कि ये पिंड एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सूर्य के चारों ओर घूम रही गैस और धूल को अपने अंदर खींचते जा रहे थे। ये पिंड धीरे धीरे ग्रहों का रूप लेते जा रहे थे और करीब 30 लाख साल लगे इस प्रोटोप्लानेटरी डिस्क से प्लैनेट्स बनने में। लेकिन अभी भी ये प्लैनेट्स बहुत छोटे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि शुरुआत में हमारे सौर मंडल में करीब 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ था। इन्हें वैज्ञानिक प्रोटोप्लैनेट्स बोलते हैं। लेकिन अब हमारा सौर मंडल एक भयानक रूप लेने वाला था। सौर मंडल के शुरुआती दौर में जितने भी प्रोटोप्लैनेट्स बने थे वो सभी सूर्य के चारों ओर बहुत तेजी से घूम रहे थे और उन सभी प्रोटोप्लैनेट्स का ऑर्बिट अनस्टेबल था। इस वजह से ये प्रोटोप्लैनेट्स एक दूसरे के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट कर रहे थे, जिससे ग्रेविटी की वजह से ये आपस में टकराने लगते हैं।
आपस में टकराने की वजह से इन प्लैनेट्स का साइज बड़ा होता जा रहा था और समय के साथ आपस में टकरा टकरा कर अब सौरमंडल में सिर्फ गिने चुने ही प्लैनेट्स बचे थे। अभी तक पृथ्वी से कई प्रोटो प्लैनेट्स टकराए। इन टकरावों की वजह से इतनी हीट पैदा हुई कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से धधकते हुए एक लावे की गेंद बन चुकी थी। लेकिन अब पृथ्वी पर एक और भयानक घटना घटने वाली थी। तकरीबन मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह, जिसे वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया है, ये पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आता है और पृथ्वी से टकरा जाता है। वैज्ञानिकों ने इस घटना को जाइंट इम्पैक्ट नाम दिया। ये टकराव इतना भीषण था कि जैसे ही ये प्लैनेट पृथ्वी से टकराया तो भारी मात्रा में पृथ्वी का पिघला हुआ लावा अंतरिक्ष में छिटक गया और पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग के रूप में फैल गया और समय के साथ वो रिंग एक ऑब्जेक्ट में बदलने लगी, जिसे आज हम चंद्रमा बोलते हैं। दोस्तों, चंद्रमा के बनने के बारे में वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरीज देते हैं। जैसे कि कैप्चर थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चांद कोई प्रोटो प्लैनेट था जो कि पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से इसके ऑर्बिट में आकर फंस गया। वहीं एक थ्योरी ये कहती है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब साथ ही साथ पृथ्वी के ऑर्बिट में चंद्रमा का भी निर्माण हो गया। लेकिन जब साल 1969 में इंसान पहली बार चांद पर गए तब अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स चांद की मिट्टी अपने साथ लेकर आए। जब चांद से लाई गई उस मिट्टी पर परीक्षण किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद की मिट्टी की संरचना भी पृथ्वी की मिट्टी से मेल खाती है, जो ये साबित करती है कि अतीत में चंद्रमा पृथ्वी का ही हिस्सा रहा होगा। तो वैज्ञानिक चांद के बनने के बारे में जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी को ही सटीक मानते हैं। उस सोलर नेबुला से पृथ्वी के बनने में अभी तक 5 करोड़ साल बीत चुके थे। चांद का जन्म हो चुका था, लेकिन पृथ्वी का चंद्रमा आज की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उस समय पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी के इतने करीब था कि ये आज की तुलना में करीब 15 गुना से भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता था और शुरुआत में चंद्रमा भी धधकते हुए लावे की एक गेंद की तरह था। अतीत में थिया प्लैनेट का पृथ्वी से टकराना पृथ्वी के लिए एक भयानक घटना थी, लेकिन अगर उस घटना को इंसानों के नज़रिए से देखा जाए तो वो वास्तव में एक वरदान ही था, क्योंकि उस टकराव की वजह से पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री से झुक गई, जिसका आगे चलकर पृथ्वी पर बहुत फायदा मिलने वाला था। आज हम अपनी पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुओं को अनुभव करते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात। पृथ्वी पर ये ऋतुएं पृथ्वी के अपनी एक्सिस पर इस टिल्ट की वजह से ही बदल पाती हैं और पृथ्वी के इस टिल्ट को चंद्रमा स्थिर रखे हुए है। अभी पृथ्वी रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब पृथ्वी पर एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसकी वजह से आगे चलकर धरती पर जीवन संभव हो पाया। दरअसल पृथ्वी के अंदर मौजूद हल्के एलिमेंट्स सतह की ओर ऊपर उठने लगे और भारी एलिमेंट्स जैसे कि लोहा और अन्य धातुएं पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगीं। जैसे जैसे पृथ्वी की कोर का निर्माण होता जा रहा था, वैसे वैसे पृथ्वी की एक अदृश्य ढाल बनती जा रही थी, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। दोस्तों, अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो आज पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान भी ना होता, क्योंकि सूर्य से लगातार सोलर तूफान निकलते रहते हैं, जिनमें मौजूद चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी की ओर गोली से भी तेज रफ्तार से आते हैं। लेकिन पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल्स को धरती पर आने से रोकता है। अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो ये सौर हवाएं पृथ्वी के वायुमंडल को खत्म कर देती, पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों को सुखा देती। तो आप सोचकर देखिए कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के क्या धरती पर जीवन संभव हो पाता। धरती धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी और इसकी अलग अलग लेयर्स बनती जा रही थी। पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण होने लगा था। दोस्तों, पृथ्वी के बनने के इस प्रोसेस में अभी तक पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बन चुका था और पृथ्वी का चंद्रमा भी जन्म ले चुका था, लेकिन अभी भी पृथ्वी पर एक जरूरी चीज की कमी थी, पानी। अभी तक पूरी पृथ्वी एकदम बंजर और वीरान थी, जिस पर समुद्र तो मौजूद थे लेकिन धधकते हुए लावे से भरे हुए। पृथ्वी अपनी धुरी पर इतनी तेजी से घूम रही थी कि उस समय पृथ्वी के दिन और रात महज 6 घंटे के होते, जहां 3 घंटे का दिन तो 3 ही घंटे की रात होती। जहां इनर सोलर सिस्टम में रॉकी प्लैनेट्स का निर्माण हो रहा था, तो वहीं आउटर सोलर सिस्टम में बड़े बड़े गैस जाइंट्स का निर्माण हो रहा था। साथ ही निर्माण हो रहा था कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स का, और इन कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स में मौजूद थे मिनरल्स और पानी।
लेकिन ये कॉमेट्स पृथ्वी से बहुत दूर एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद थे जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। इस समय तक हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े गैस जाइंट जुपिटर का भी निर्माण हो चुका था। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि इसने सौर मंडल में खलबली मचा दी, जिसका असर हमारी पृथ्वी पर भी होना था और पृथ्वी को एक बहुत बड़ी महाप्रलय से गुजरना था। दरअसल जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से जो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में परिक्रमा कर रहे थे, उन सभी बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स ने जुपिटर की ग्रेविटी से प्रभावित होकर अपने सर्कुलर पाथ को छोड़कर अब इलिप्टिकल पाथ में सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। और जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए वो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स पृथ्वी के पास से होते हुए गुजरे तो पृथ्वी की ग्रेविटी ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर होती है एक भयंकर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की ये बारिश लाखों करोड़ों सालों तक ऐसे ही चलती रही। कॉमेट्स आते और ये अपने साथ मिनरल्स और भरपूर मात्रा में पानी लाते, जिससे पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण होने लगा और अब हमारा ग्रह जीवन को धारण करने योग्य बनता जा रहा था। दोस्तों, आप जब भी पानी पियो तो आप एक बार ये जरूर सोचना कि आप जिस पानी को पी रहे हो उसकी एक एक बूंद पृथ्वी से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर कॉमेट्स के अंदर बनी थी। और आपको एक बार बृहस्पति ग्रह का धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि उसकी ग्रेविटी की वजह से वो पानी पृथ्वी तक पहुंच पाया, जिसकी वजह से आप और मैं इस दुनिया में आ पाए, क्योंकि बिना पानी के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। अभी तक उस सोलर नेबुला से पृथ्वी के बनने के इस प्रोसेस में लगभग 150 करोड़ साल गुजर चुके थे। पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होकर ठोस होने लगी थी, जिससे खौलता हुआ लावा और उसमें मौजूद अन्य गैसें पृथ्वी की सतह के नीचे ट्रैप हो चुकी थीं, जिससे लावा पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़कर ऊपर आने लगा और जो पृथ्वी पानी से ढकी थी उसमें जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे और उनसे छोटे छोटे आइलैंड्स बनने लगे। लाखों सालों तक ज्वालामुखी ऐसे ही फटते रहे और पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरह से जहरीला था, लेकिन पानी के अंदर एक चमत्कारी घटना घट चुकी थी। पानी के अंदर एक अनमोल चीज का जन्म हो चुका था। सिंगल सेल के रूप में जीवन पानी के अंदर फल फूलने लगा और आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पानी के अंदर ऐसे सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ जो एक गजब का वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ने लगे। वो जीने के लिए सूर्य का प्रकाश और पानी में मौजूद मिनरल्स का उपयोग करते और ऑक्सीजन को छोड़ते। समुद्र के अंदर तादाद में ये माइक्रोबैक्टीरिया मौजूद थे जो लाखों करोड़ों सालों तक ऐसे ही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते रहे और धीरे धीरे पृथ्वी का जहरीला वातावरण ऑक्सीजन से लबालब होने लगा और पृथ्वी का वायुमंडल बनने लगा। अभी से करीब 150 करोड़ साल पहले पृथ्वी के दिन और रात अब 16 घंटे के हो चुके थे। अभी तक पृथ्वी के बनने के इस सफर में करीब 300 करोड़ साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी जीवन पानी के अंदर केवल सिंगल सेल के रूप में ही पनप रहा था। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन पृथ्वी के अंदर एक उथल पुथल मची हुई थी, जिस वजह से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में खिसकने लगीं, जिससे पृथ्वी में बहुत बड़ी बड़ी दरार हो गई और ये घटना लाखों सालों तक ऐसे ही चलती रही, जिससे पृथ्वी के अंदर मौजूद लावा खुले में उबलता रहा। साथ ही साथ पृथ्वी पर जगह जगह वोल्केनो भी फट रहे थे, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही थी, जिससे पृथ्वी पर एसिड रेन शुरू हो जाती है और ये लंबे समय तक चलती रहती है। लगातार एसिड रेन की वजह से तापमान इतना कम हो गया कि पृथ्वी पर मौजूद पानी जमने लगा और पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम जाती है और पृथ्वी आइस एज में चली जाती है और लाखों सालों तक पूरी पृथ्वी ऐसे ही बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन ज्वालामुखी पृथ्वी पर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने पृथ्वी पर जमी बर्फ को फिर से पिघलाया। धीरे धीरे जीवन एक जटिल रूप धारण करता जा रहा था और पृथ्वी का वातावरण इस जीवन को धरा पर सजोने लायक होता जा रहा था। एक तरफ जीवन समय के साथ अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पृथ्वी नए नए बदलावों से गुजरते हुए आज का रूप लेती जा रही थी। दोस्तों, समय के साथ पृथ्वी का केवल बाहरी आवरण ही नहीं बदल रहा था, बल्कि पृथ्वी का इनर स्ट्रक्चर भी बदलता जा रहा था और पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स बनती जा रही थी।
ऊपरी लेयर बनी क्रस्ट जो कि 8 से 40 किलोमीटर तक मोटी है। आपको बता दूं कि पृथ्वी की क्रस्ट की मोटाई कॉन्टिनेंट्स पर ज्यादा होती है और समुद्र में रिलेटिवली कम होती है। पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे जो लेयर बनी उसे मेंटल बोला जाता है, जो कि करीब 2900 किलोमीटर तक मोटी है। मेंटल के नीचे मौजूद है पृथ्वी की कोर, और पृथ्वी की कोर भी 2 भागों से मिलकर बनी है, आउटर कोर और इनर कोर, जहां आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर ठोस अवस्था में है। आपको बता दूं कि पृथ्वी की कोर का तापमान लगभग सूर्य की सतह के बराबर है, जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पर पृथ्वी की इनर कोर में मौजूद आयरन और निकल को पिघल जाना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से इसके केंद्र में इतना दबाव है कि 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बावजूद भी इनर कोर ठोस अवस्था में है। वास्तव में अतीत में पृथ्वी पर ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटीं जिनकी बदौलत आज हम इस धरा पर श्वास ले पा रहे हैं। जिस तरह से पृथ्वी ने धूल और गैस के बादलों से निर्मित होकर समय के साथ इवॉल्व होते हुए आज की शक्ल ली, उसी तरह पृथ्वी पर मौजूद जीवन भी सिंगल सेल से इवॉल्व होते हुए एक जटिल रूप धारण करता गया। जीवन का इवोल्यूशन पृथ्वी पर अलग अलग शाखाओं में इस प्रकार इवॉल्व हुआ कि भिन्न भिन्न प्रजातियों ने पृथ्वी को जीवन से सजो दिया, और आज हम इंसान भी पृथ्वी पर मौजूद करोड़ों प्रजातियों में से एक हैं। हम इंसानों का इवोल्यूशन भी एक चमत्कारी घटना है कि कैसे हम इंसान सिंगल सेल से इवॉल्व होते हुए आज के इंसान बने। वो कौन कौन सी चमत्कारी घटनाएं थीं, अगर वो ना घटती तो आज हम इंसानों का इस धरती पर वर्चस्व ना होता। दोस्तों, इंसानों के इवोल्यूशन को आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।